सर या गुड टू सी यू। गुड टू सी यू अगेन। मैं अभी आपकी पिक्चर देख रहा था वहाँ पे गांव में, आप पूरा आराम से हस्तिनापुर। हाँ, ये एक तो इतनी पौराणिक और इतनी खूबसूरत जगह आप पैदा हुए हो और वहाँ पे आराम से बैठे हुए आप ओके के साथ में। तो वो गांव कनेक्शन अभी भी मिस करते हो आप उस जगह को? हाँ, मिस तो करते ही हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा मिस इसलिए नहीं होता है कि मैं जब भी मिस करता हूँ पहुँच जाता हूँ, तो इतना इतना कोई दूर नहीं है। तो जब भी वक्त मिलता है चला जाता हूँ, महीने में 1-1.5 महीने में चक्कर तो हो जाता है। तो अभी तो आपके साथ मेट्रो भी पहुंच गई ना वहाँ पे? मेट्रो तो या मेरे मेरठ शहर तक? तक पहुँचेगी, लेकिन अभी पहुँची नहीं है, पहुँच जाएगी। तो मोदी जी काम तो कर रहे हैं, आप लोग ब्लेम करते रहते लेकिन हो। हमारा वो तो काम ऐसा है कि हाँ। एक रूटीन चीज़ है जो होनी चाहिए थी, लेकिन उसका भी कितना इस्तेमाल है वो लोग कह रहे हैं कि क्या अच्छा। कितना फ़र्क पड़ेगा, कितने लोग यूज़ करेंगे। ओके ओके। क्योंकि हम भी सोचते हैं जैसे हम ही चाहें यूज़ करना, तो सराय काले खान की थोड़ी जाऊंगा मैं उसको सामान लेके बैठने के लिए, हाँ, ये भी है। है ना। तो एक यहाँ से जल्दी पहुंच जाओगे तब तक। एक दिल्ली में सफ़र करो पहले, तो हम अपनी गाड़ी से पहुंच जाएंगे, तो क्या है। तो एनीवे वो अलग चीज़ है। तो सर रिसेंटली ये फिल्म रिलीज हो रही है और ये पूरा का पूरा सोशल मीडिया पे ये प्रोपेगेंडा फिल्म्स होती हैं, अच्छा हुआ। और पता नहीं क्या क्या ये है क्या असली, समझ आ रहा है आपको ये क्या हो क्या रहा है इस देश में? यार हो, मैंने अभी कहा था ना, ये जब तक धर्म जो है वो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, और बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाएंगी, चाहे उसमें रोटी रोजी हो, चाहे भाईचारा हो, चाहे प्यार मोहब्बत हो, वो सब उसके कॉस्ट पर आप धर्म को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो राजनीति भी हम कर रहे हैं, और वही हम फिल्मों में कर रहे हैं। अब वो ऐसे ऐसे ऐसी चीज़ें आप निकाल के लाते हो थीम जिससे आपको डिवाइड करने में, इतिहास को एक हथियार के तरह से इस्तेमाल करते हो। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना, पद्मावत आई थी उसमें ये किया गया। जबकि फिल्म मैंने मीडिया के लोगों के साथ बैठ के, जो मीडिया का स्पेशल शो किया गया था, उसमें मुझे ले गए लोग, वहाँ बैठ के देखा। अंत तक हम देखते रहे कि भाई कहीं कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें कहीं राजपूतों का अपमान होता दिखाई दे। पूरी फिल्म खत्म हो गई, कहीं कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी का कैरिकेचर है। अब अलाउद्दीन खिलजी के खानदान तो है नहीं जो आगे गालियां दे, है? और आज के मुसलमान को क्या लेना देना अलाउद्दीन खिलजी से भाई? कुछ भी करो उसके साथ, है? लेकिन पद्मावत को लेके राजपूत समाज ने हंगामा किया। बाद में जब फिल्म रिलीज हो गई, उसके बाद सब चुप, क्योंकि उसमें था ही नहीं कुछ। एग्जैक्टली। तो फिल्म आने से पहले इतना लोग बोले, तो वही अब ये है। अब आप शिवाजी और संभाजी, औरंगजेब की आप बात कर रहे हो, भाई औरंगजेब का क्या लेना देना आज के लोगों से? आप ऐसा थीम चूज करते हो जिससे आपको लगे कि आप आज के हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लोग बांट सकते हो। मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद बता दिया है, और बाकी शिवाजी जो है वो हिंदू हो गए। अब ये नहीं जानते कि शिवाजी तो एक सेकुलर राजा था जो सब धर्मों का सम्मान करता था। अब उसको आप हिंदू बना रहे हो आज, आप उसको हिंदू हृदय समाज बनाते हो, जबकि उस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया। आप इतिहास पढ़ के देखिए, कहीं नहीं मिलेगा। औरंगजेब से जो लड़ाई है वो तो सत्ता की लड़ाई है, पावर की लड़ाई है? और औरंगजेब क्योंकि वो एक बड़ा क्रूएल किस्म का शासक था, जो अपने परिवार के साथ जिसने किया, अपने बाप को जेल में डाला, भाइयों को मारा, उसने तो उनके साथ किया, शिया मुसलमानों के साथ किया, हिंदू सिखों के साथ की, जो जहाँ जो उसकी पावर को थ्रेट थे उनको उसने मरवाया अच्छा, किसी तरीके से। मंदिर तोड़े भाई, तोड़े मंदिर, लेकिन मंदिर बनवाए भी। बीएन पांडे का पूरा काम है। विशंबरनाथ पांडे गवर्नर रहे हमारे यहाँ, और इतिहासकार भी थे। उन्होंने पूरे दस्तावेज निकाले पुराने, जिसमें औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों को ग्रांट्स दी। भाई वो उस पीरियड का काम है, ठीक है। वो राजा तोड़ते भी थे, हिंदू राजा भी हिंदू मंदिर तोड़ते थे। ये बहुत सारे इतिहास में मिल जाएगा। हाँ, आपस में लड़ाई तो होती ही थी। अब आज आप 17वीं सदी की चीजों को आज 2025 में, जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ संविधान है, उस वक्त ना संविधान था, तलवार थी, उसको आप हाथ से मिला रहे हो यार, क्या है ये? पर सर ये हिस्ट्री जो है वो तो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए हमेशा से यूज होती आई है। हमेशा भाई हमारे यहाँ तो यूज हो रही है ना, कोई दुनिया यूज नहीं करती, सब आगे बढ़ गए। अच्छा, अभी पीछे नहीं देखता कोई, पलट के बार बार।
कभी कोई इशू आ जाए चलो देख लीजिए, लेकिन ये कि आप ये एक रूटीन ही बना लें कि जिंदगी में आगे देखना ही नहीं, पीछे ही देखना है। एक जैसे अभी कह रहे थे हम मणिशंकर अय्यर हमारे इंटरव्यू में कि भाई मुसलमानों का राज इस देश में 1192 मतलब गौरी से लेकर और 1858 तक राज 666 साल चला। तो उस 666 साल के राज को आप क्रूल मानते हो, फिर आपको उसको फॉरेनर रूल मानते हो और उस इसी से आप वोट लेते हो। तो क्या ये हिंदुस्तान की जनता को आज भी ये चीज समझ नहीं आती, या फिर वो जानबूझ के इमोशनली कन्वे करते हैं? समझ आनी चाहिए, ये भी सोच समझना चाहिए कि जो जो मुगलों का राज है वो मुगलों का राज नहीं है अकेले, मुसलमानों का राज नहीं है, उसमें राजपूत मनसबदार थे बड़ी तादाद में। वो ये एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट था। मुगल तो बादशाह थे ना, उनके साथ मुगलों अकेले चला रहे थे वो, उनके साथ तो सारे राजपूत मनसबदार थे। महाराणा प्रताप को छोड़ के सारे मुगलों के साथ थे। सबने शादियां की आपस में है। हाँ, तो क्या है, बाबर की बात करते हैं बार बार। बाबर को किसने बुलाया हिंदुस्तान में? अब बाबर ने किससे लड़के हिंदुस्तान में अपना साम्राज्य स्थापित किया? इब्राहिम लोदी वंश तो था। इब्राहिम लोदी का चचा दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था। वो चाहता था अपने भतीजे को की छुट्टी करे, तो उसने भी शायद इनविटेशन भेजा था ना। हाँ, दौलत खान लोदी और राणा सांगा दोनों ने मिलकर भेजा था। दोनों ये समझते थे कि वो आएगा और इब्राहिम लोदी को हरा के हमें सौंप जाएगा। ये था ना उनका पैक्ट कि वो आगरा तक रहेगा और उसके बाद वो नहीं होता ना। जो आदमी आता है वो अपना मौका ढूंढता है। फिर उसको बाबर को अपने भाइयों ने और उसके परिवार ने छुट्टी कर दी थी वहां से, समरकंद वगैरह से। तो वो ढूंढ रहा था कहीं और मिले उसे कुछ सत्ता। वो 2-3 बार आया हिंदुस्तान, और फाइनली दौलत खान लोदी राणा सांगा ने जब मिलके बुलाया तब उसको सक्सेस मिली। तो ये सब चीज इतिहास में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। दुख की बात यह है कि आज हम इतिहास को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, ग्रे देखते ही नहीं कहीं। बहुत मतलब क्रूएल्टी हुई है, लोगों ने मारा है एक दूसरे को, धर्म के नाम पे मारा है, सब कुछ हुआ है। लेकिन वो उस पीरियड में हुआ है भाई। उस पीरियड में आप देखो ना, फ्रांस में इधर उधर मुल्कों में क्या हो रहा था। वो लुई बता रहे थे, सब लोग मार रहे थे इसी धर्म के नाम पर। होता ही था उस पीरियड का यही रिवाज था। तो ये सारा सीन है। पर सर एक चीज तो है, चलो अगर ये कोई भी वोट लेने के लिए होता है तो इसको कम से कम अपोजिशन जो है आज के का अपोजिशन है वो भी तो उस तरीके से डिफेंड नहीं कर पाता। अब ये तो पॉलिटिकल लोगों को जानना चाहिए भाई, करना चाहिए कि क्या हो रहा है और कैसे करना है। कर भी रहे हैं कुछ लोग, लेकिन वो पर वो उतना प्रभावशाली तरीके से तो नहीं। दूसरी चीज ये है कि अगर आप आज हमारी हिंदुस्तान की राजनीति को आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखो, पूरे ग्लोबली आपको एक राइट विंग अपसर्ज दिखाई देगा पूरी दुनिया में। ये एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ साल से शुरू हुआ है। आप यूरोप में जाके देखो, हंगरी से लेके नीदरलैंड और फ्रांस और जर्मनी और कहीं भी चली जाएगी, सब जगह राइट विंग गवर्नमेंट्स हैं, एक के बाद एक। ट्रम्प अमेरिका में, ये सारे भाई भाई लगते हैं। सब एक ही राजनीति है। सब राष्ट्रवाद की बात करते हैं, रेसिज्म की बात करते हैं, एंटी इमिग्रेशन है, वीजा पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करते हैं। तो ये सब जगह हो रहा है। हमारे देश में ये वीजा और इमिग्रेशन की बात नहीं हो सकती। यहाँ इमिग्रेशन की बात हो रही है इतिहास में, कि कौन कब आया, मुसलमान कब आए। यहाँ तो वही कर सकते हैं ना। यहाँ अब आज तो कोई इमिग्रेशन हो नहीं रहा हमारे यहाँ। कोई डॉलर कमाने के लिए तो हिंदुस्तान में कोई आएगा नहीं, डॉलर कमाने के लिए तो अमेरिका जाएंगे। तो वो एक है। हम ढूंढते हैं जो फॉरेनर जो 300 साल 400 साल 500 साल पहले आए। तो सर क्या हम सेकुलर सोसाइटी थे पहले? सेकुलर वर्ड तो बहुत मॉडर्न है भाई। 70s हम लोग ये सेकुलरिज्म जो हमारे संविधान ने दिया है, ये तो एक बड़ा मॉडर्न कैटेगरी है। ये यूरोप से इंपोर्टेड है। हमने उसको अपने हिसाब से ढाला। हमारे यहाँ सर्वधर्म समभाव की जो बात होती है वो है कि भाई सब धर्मों को एक साथ मिलके प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। एक दूसरे का कॉम्पिटिटर नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे धर्म को नीचे दिखा के आप अपने को ऊपर करें। वहाँ पे झगड़ा होता है। सब धर्मों की को टॉलरेट नहीं, सबका सम्मान। टॉलरेट जो है वो नेगेटिव वर्ड है मेरे हिसाब से। टॉलरेट का मतलब आप टॉलरेट कर रहे हैं भाई, क्या रास्ता है, क्या करें।
बात ये है कि सम्मान करना चाहिए। हिंदू मुसलमान का करे, मुसलमान हिंदू का करे, उनकी जो भावनाएं हैं उनका सम्मान करे, उनके धर्म है, फेस्टिवल्स हैं एक दूसरे के, उनका सम्मान करे। आप किसी का धर्म का मंदिर मस्जिद है या वह उसके सामने जाके नारेबाजी करोगे, उछल कूद करोगे, चाहे मुसलमान, तो वो अच्छा थोड़ी ना लगता है, वो प्रोवोक करने वाली बात वही हो रही है हमारे यहाँ कि जो दुनिया में कोई नहीं कर रहा। बाकी जो राइट विंग और जगह है वो ये काम नहीं कर रहे जो हम कर रहे हैं। ये बड़े छोटे काम है, पर वोट तो मिलता है। हाँ, बस वोट मिलता है हमारे यहाँ। मतलब ये है कि हमारे यहाँ एक तो ये है कि एक तो बहुत बड़ी तादाद में जाहिल हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं है। अच्छा, कुछ पढ़े लिखे जाहिल हैं जो सब कुछ पढ़ने के बाद भी सोच में कुछ विस्तार नहीं आया। जो दुख की बात है, होना चाहिए। और उनको ये एहसास होना चाहिए कि भाई देश की तरक्की ऐसे नहीं होगी, लड़ भीड़ के तरक्की नहीं कर सकता, वो देश पीछे ही जाता है, आगे नहीं जाता। सर जैसे आपने अभी नेशनलिज्म की बात करी, राष्ट्रवाद की, वही राइट विंग में सब ये चल रहा है, तो कई एक कॉमन परसेप्शन ये है कि मुसलमानों से नफरत करना ही राष्ट्रवाद हो गया है इस देश में। कई बार तो ये भी देखा जाता है, और उसके उलट गांधी कहते हैं कि भाई किसी समुदाय से नफरत करना राष्ट्रवाद नहीं है। हो ही नहीं सकता, जो आपके बुक के कवर के ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो इसके बारे में आप बताइए सर। भाई नफरत करना, देखिए नफरत करने से तो आप वो समाज, वो सोसाइटी जो एक मिली जुली सोसाइटी है जिसमें बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं, तो उस समाज को आप किसी एक जाति या धर्म पर बांट के राष्ट्रवाद की परिभाषा नहीं दे सकते। इसलिए हमारा जो राष्ट्रवाद है वो एंटी कॉलोनियल राष्ट्रवाद है, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ जब आवाज़ उठाई गई तो उसमें पैदा हुआ। उसमें भी ये हुआ कि भाई जब ये राष्ट्रवाद की परिभाषा तैयार हो रही थी तो लोगों ने कहा कि राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जो कॉम्पोजिट हो, जो मिला जुला हो, जिसमें समरसता हो, जिसमें आपसी भाईचारा हो, जिसमें सब लोग शामिल हो सकें, जिसमें जो इंक्लूसिविस्ट हो, एक्सक्लूसिविस्ट ना हो, जो एक पॉपुलेशन को अलग करने की बात ना करता हो, जो एक दूसरे से नफरत न सिखाता हो। तभी आप राष्ट्र की कल्पना भी कर सकते हैं और राष्ट्रवाद की भी कल्पना कर सकते हैं। हमारा राष्ट्रवाद यूरोप वाला राष्ट्रवाद नहीं हो सकता। पर सर हमने स्टार्टिंग में लिया तो वहीं से था ना? ये नहीं, वहीं से लिया, लेकिन हमने उसको रिडिफाइन किया ना। ओके, हमने अपनी कंडीशंस के हिसाब से रिडिफाइन किया। सेकुलरिज्म को वहीं से लिया, उसको भी रिडिफाइन किया। हमने कोई उस सेकुलरिज्म को उसी तरह से अप्लाई थोड़ी किया यहाँ। जैसे भाई यूरोप में तो चर्च वर्सेस स्टेट की बात थी, चर्च के खिलाफ आवाज उठाई, तो वहाँ का राष्ट्रवाद एथिस्टिक राष्ट्रवाद है काफी हद तक, जहाँ धर्म का स्थान नहीं है। फ्रांस में और वो सब जगह, वहाँ सभी जगह है धर्म एक प्राइवेट वो है, इसलिए वहाँ चर्च अभी तक दोबारा से आबाद होने शुरू हुए हैं, वरना चर्च तो बिल्कुल संडे में 10 लोग दिखाई देते थे। पर सर अब तो चर्च में मॉल भी खुल रहे हैं, वहाँ पे लोग मॉल खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, उसमें अखबार बियर पी जाती है बैठ के। तो मतलब इस तरह का है। तो वो एक, क्योंकि वो चर्च की प्रॉपर्टीज का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मैंने इंग्लैंड में देखा, कैम्ब्रिज में जहाँ मैं रहा करता था, उसके पास में एक चर्च था, तो उसमें उसके आधे हिस्से में रेस्टोरेंट खुला हुआ है। रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं, ठीक है, एक पार्ट में चर्च है, तो वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं प्रॉपर। वो एक रैशनल थिंकिंग है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई चर्च है तो प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही, मेंटेनेंस कैसी होगी। यूटिलाइजेशन तो होगा, यूटिलाइजेशन है स्पेस का। लोग कमा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जितने कमाएंगे उनको स्पेस दे दिया, बाकी चीज आप इस्तेमाल कीजिए। चर्च में इस्तेमाल होती है मेंटेनेंस में। तो ये सब चीजें, ये चीजें हम नहीं कर रहे, वहाँ लोग कर रहे हैं। हमारा तो उल्टा हो रहा है सर। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारी गंगा उल्टी बह रही शुरू से ही। तो मैं यही कहता हूँ। तो सर इसमें मैं सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, आपने जैसे उस कवर के ऊपर 4 लोगों की आपने परिभाषा दी है नेशनलिज्म की, बी आर अम्बेडकर, और आपका बी आर अम्बेडकर के साथ महात्मा गांधी के साथ औरबिंदो और टैगोर। तो इन चारों की जो फिलोसफी है नेशनलिज्म की, उनमें समानता क्या है और डिफरेंशिएट क्या है, अलग डिफरेंस क्या है उनमें? देखिए, जैसे टैगोर तो मानते ही नहीं है, टैगोर तो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। ह्यूमनिज्म नेशनलिज्म के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ह्यूमनिज्म ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेशनलिज्म ने, राष्ट्रवाद ने सारी दुनिया में बहुत सारा नुकसान पहुंचाया है, लोगों को बांटा है।
जो काफी हद तक सही है, ठीक है। औरबिंदो ने धर्म को इस्तेमाल किया, लेकिन धर्म को आज की तरह से नहीं, डिवाइड करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है, उसका उसी तरह से सम्मान होना चाहिए। तो एक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है, वो स्पिरिचुअल तरीके से बता दिया। स्पिरिचुअल नेशनलिज्म है। वो स्पिरिचुअल आदमी थे भी, बाद में आश्रम ही खोल दिया तो वो तो स्पिरिचुअल हो गए। अपनी फिलॉसफी। हाँ, गांधी के नजदीक राष्ट्रवाद जो है वो ऐसा राष्ट्रवाद हो जिसमें कोई दुश्मन ना हो। अच्छा, किसी को दुश्मन बना के यूनाइट ना हो। उनका राष्ट्रवाद में की परिभाषा में ऐसा राष्ट्रवाद है जिसमें आपको किसी दुश्मन की जरूरत ना पड़े अपने राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए। यही उन्होंने कहा, वो उनका भाषण का हिस्सा है। कलकत्ता में भाषण दिया 1925 में, वहाँ ये डिफाइन किया कि हमारा राष्ट्रवाद ऐसा राष्ट्रवाद नहीं है जिसमें किसी दुश्मन की जरूरत पड़े। हमारा राष्ट्रवाद सबको एक साथ देखने का, एक साथ चलने का, एक साथ देश को बनाने का राष्ट्रवाद है। ओके। एंड अम्बेडकर? अम्बेडकर ने भी वही बात की। अम्बेडकर ने कहा कि भाई जब तक के सारे समाज के हर तबके को, हर सेक्शन को, हर उत्पीड़ित समाज को जो वर्षों से उत्पीड़ित रहा है, जब तक वो एक साथ मिलके सबके साथ खड़ा नहीं होगा, तब तक राष्ट्रवाद का कोई माने नहीं है। ओके। और यही बात भगत सिंह ने कही है बाद में, यही बात और लोगों ने भी कही कि भाई उस राष्ट्रवाद का क्या फायदा जिसमें 98% लोगों की भागीदारी ना हो सरकार चलाने में। हाँ, सही बात सिर्फ 2% लोग ही उस राष्ट्र को चलाएं, तो उस राष्ट्रवाद की क्या फायदा। हाँ, सही है। राष्ट्रवाद वो है जिसमें सब लोगों की भागीदारी हो, हर सेक्शन की, हर वर्ग की। तो सर दूसरी बात, ये जो भाई साहब आपके बगल में है इन्हीं के ऊपर मैं आता हूँ। तो अगर ये जिस फैमिली में पैदा हुए, उस फैमिली में पैदा होके अलग से रेवोल्यूशनरी बनते, तो क्या वो भगत सिंह बन पाते जो भगत सिंह है? ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि भाई क्या होते हैं, मतलब वो तो जैसे उनकी पॉलिटिकल फैमिली है, उनके चाचा अजीत सिंह है, ये सरदार अजीत सिंह है, पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट है, वो सारे के साथ। ये बड़ा एडवांटेज था भगत सिंह के साथ कि बहुत ही एक ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसके बारे में मैंने लिखा भी है, भी एक किताब जो आई थी, हाँ, आपने उसमें लिखा है, इंट्रोडक्शन में लिखा भी मैंने कि ये उस परिवार से थे जिसमें उनको राष्ट्रवाद को या देशभक्ति को या देश की में क्या सोच होनी चाहिए उसको सीखने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। परिवार से सीखा, बचपन से सीखा, 8-9 साल की उम्र से सीखा। और सरदार अजीत सिंह उनके रोल मॉडल थे शुरू से। देखा कि भाई उनके चाचा ने क्या किया, और उनके पिताजी खुद महात्मा गांधी के असर में थे और कांग्रेस के मेंबर भी थे। सरदार सोरेन सिंह उनके दूसरे चाचा, वो भी जेल में रहे, जेल में बीमार भी हुए, वहीं डेथ भी हुई। तो एक परिवार जो है वो एक राजनीति से, राजनीतिक विचारों से और देश को समर्पित अपने आप को करने की जो भावना है उससे वो प्रेरित थे। तो उसमें भगत सिंह को थोड़ा सा ये एक एडवांटेज था कि वो उनको कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत जल्दी उन्होंने सब कुछ बहुत कम उम्र में सब कुछ समझ लिया। और उसी का नतीजा है कि 17 साल की उम्र में उस आदमी ने एक लेख लिखा 1924 में, विश्व बंधुता, वर्ल्ड ब्रदरहुड। अब विश्व बंधुता के बारे में आप 17 साल के लड़के से आप क्या उम्मीद करते हो? आज तो आप 2 लाइन नहीं कोई लिख सकता। उसने ये एक आर्टिकल लिखा जिसमें ये कोशिश की बताने की कि भाई विश्व बंधुता जब भी पॉसिबल है जब आप पूरी दुनिया में या देश में कोई स्ट्रेंजर, कोई गैर न ढूंढे, सबको अपना माने। और देश में विश्व बंधुता जब भी काम हो सकती है जब आप पूरे विश्व को एक परिवार, एक माने। अगर रेस के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर आप बांटेंगे तो फिर आप विश्व बंधुता की बात नहीं कर सकते। सही बात है। तो ये उन्होंने उसको
5-6 पेज का आर्टिकल है, उसमें इसी यही एक मेन आर्गुमेंट है, उसी को बहुत सारी मिसाल देके वो लिखते हैं। भगत सिंह की सोच यही थी कि जब तक कि आप राष्ट्रवाद को में सबको सम्मिलित नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रवाद की कल्पना आप नहीं कर सकते। भगत सिंह ने बार बार लिखा, और इसीलिए भगत सिंह को आप बड़ा कन्वीनियंटली याद करते हैं, क्योंकि भगत सिंह ने जो बातें कही हैं वो बड़ी मुश्किल है, उन पर अमल करने के लिए आपको काफ़ी कष्ट होगा। कष्ट उठाने के लिए आप आमतौर से लोग तैयार नहीं होते। आसान काम ये होता है कि 23 मार्च आए और माल्यार्पण करके आप अपना याद कर लो, हाँ। उसके बाद पूरी जिंदगी आप, पूरे साल आप कुछ भी बोलते रहिए। बात यह है कि भगत सिंह को पूरे साल हर मोमेंट आप याद करें, तब बात है। भगत सिंह नहीं, ये सभी के साथ लागू होता है। और भगत सिंह इसलिए कह रहा हूँ कि भगत सिंह की एक्सेप्टेबिलिटी बड़ी गांधी के बाद सबसे ज्यादा है। गांधी के बाद अगर किसी की एक्सेप्टेबिलिटी है तो भगत सिंह की है। पर सर आज तो गांधी को भी लोग गालियां देते हैं। हाँ, वो बड़े वो आप देखो ना किस तरीके वो बहुत गांधी की विचारधारा के साथ भी वही बात है ना, वो इतनी मुश्किल चीजें हैं उनको फॉलो करना कि आप अपने जीवन में फॉलो नहीं कर सकते। तो वो आसान काम है, गाली दे दो या एक स्वच्छता अभियान के लिए इस्तेमाल कर लो। तो वो बड़ा आसान है, चाहे वो कूड़े के ढेर पर फोटो लगा दो, ये भी क्या है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, वो भी रहा है। बात ये है कि ये लोग बहुत, मतलब इनकी विचारधारा उस समय से आगे थी। पर सर दूसरा एक कॉमन परसेप्शन जो है वो ये भी है कि भगत सिंह और गांधी को लोग वो क्या कहते हैं, अगेंस्ट देखते हैं एक दूसरे के, और वो भी बोलते हैं कि इनके फांसी में नहीं रुकवाई, गांधी चाहते थे ये करते थे वो करते। ये क्या है, ये एक कॉमन सेंस है इस देश में काफी लोगों का। वो सब बड़ी कन्वीनियंटली लोग इस बात को फैला देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बात ये है कि वो पहली बात तो भगत सिंह की अपनी जिंदगी से सीखो ना, उसने क्या कहा है। भगत सिंह की राइटिंग्स हैं, अपने लेटर्स हैं, और अपने पिताजी को क्या लेटर लिखा जब उन्होंने माफी की अपील प्रीवी काउंसिल में की, भगत सिंह से पूछे बगैर भगत सिंह वो लेटर लिखते हैं। वो पढ़िए, मैंने तो उसको जगह जगह इस्तेमाल भी किया है। उसमें उन्होंने साफ लिखा कि भाई आपने ये सब क्यों किया बिना पूछे मुझसे, आपको मालूम है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं है, और मैं तो ऐसा सबक छोड़ना चाहता हूँ कि आगे आने वाली माताएं बहुत सारे भगत सिंह पैदा करें। मैं माफी मांग के जी के रहना नहीं चाहता हूँ। हाँ, सही बात। और आपने मेरे से बगैर मुझे शर्म आती है आपको अपना बाप कहने में। ये है, हाँ, ये लिखा है, ये लिखा है। तो ये सब चीजें जो भगत सिंह खुद कह रहे हैं, आप गांधी को क्यों क्या ब्लेम कर रहे हो भाई। गांधी ने तो आखिर वक्त तक बहुत सारे लेटर्स हैं जो लॉर्ड इरविन को लिखे हैं और अपील की है, ये कह के कि भाई मैं जानता हूँ कि इन लोगों की विचारधारा मेरी विचारधारा से अलग है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ ये करे जो उन्होंने किया। तो ये बहुत सारा है, लेकिन बात ये है कि ब्रिटिश सरकार को छोड़ना ही नहीं था। और भगत सिंह को मान लीजिए फांसी नहीं होती, हम भगत सिंह के साथ क्या करते हैं आज। कितने सारे लोग भगत सिंह के साथ ही 1980 तक जिंदा रहे। शिव वर्मा, जयदेव कपूर, ये दुर्गा भाभी, बाबा प्रसिद्ध सिंह आजाद, ये क्या कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिला। कुलतार सिंह उनके भाई, खुद दूसरे भाई जो फरीदाबाद में रहते थे, वो कॉमरेड रामचंद्र, उनके साथ मैंने 3 साल काम भी किया। और सर वो कुछ वो प्रिजनर्स नोटबुक थी उनकी, भगत सिंह की। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो अगर वो जिंदा रहते वो क्या करते। वो अपनी जो फ्रीडम फाइटर्स की पेंशन है उसको बढ़ाने का जो वो चलता रहता है अभियान, उसी में शामिल हो जाते। क्या करते, क्योंकि हम कोई बहुत स्पेशल सम्मान नहीं कर सकते थे। आज हम याद इसलिए करते हैं कि हम भगत सिंह की ने जो लिखा और जिस तरह से शहादत दी, जिस तरह से कमिटमेंट दिखाया, उसका सम्मान करते हैं। ओके, इसलिए हम याद भी करते हैं।
बात इसलिए तो भगत सिंह को अलग भी बताते हैं औरों से। हम्म, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं चीजें, ये हम पढ़ते भी ना हाँ, उतने चाव से। वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस ना हाँ, होता तो। अल्टीमेट सेक्रीफाइस है। ये तो है। तो ये सब इन सब चीजों की भी हम्म, कदर करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए। ओके सर, जो मैं अभी आपको डायरी की बात कर रहा था, वो आपने शायद सबसे पहले तो आप ही ने पढ़ी थी, हाँ और बिल्कुल रसिया से बिल्कुल आने के बिल्कुल, बाद 1980 79 80 में हम्म, वो मिली मुझे, टाइप थी वो। उन्होंने जेल में जो लिखा था। हाँ, जेल में जो लिखे थे वो उसको टाइप में, वो उनके जो एक भाई थे मनन मैन्युस्क्रिप्ट सिंह थी, के। और वो था वो। नहीं, उसको मुझे जो मिली हम्म, वो तो टाइप्ड मिली, हम्म, क्योंकि एक रशियन मित्रोवेश, एक स्कॉलर थे, रशियन स्कॉलर, वो आके इनके भगत सिंह के भाई हम्म, से मिले, जिनके पास ओरिजिनल वो कॉपी थी। नोटबुक थी। हम्म, अब वो इतने दिन तक उन्होंने क्यों अपने पास रखी पता नहीं, हम्म, उन्होंने दिया नहीं आर्काइव्स को या कहीं लाइब्रेरी हम्म, को। हम्म, लेकिन उसने रिक्वेस्ट करके उनके घर में बैठ के वो टाइप किया हम्म, सारा। हम्म, वो टाइप करके अपने साथ ले गए, हम्म, और रशिया से फिर एक हमारे प्रोफेसर हुआ करते जेएनयू में, वो लेके आए, हम्म, जो रशियन स्टडीज में काम करते थे, हम्म, और उनके थ्रू वो एक कॉपी मुझे मिली, अच्छा, फोटो कॉपी। ओके। तब मैंने काम शुरू किया था। हम्म, तब तक वो ना आर्काइव में थी, ना तीन मूर्ति में थी, कहीं नहीं थी वो, हम्म, किसी ने यूज ही नहीं किया था। हम्म, मैं जब लिखा तो मैं उतना उतना डिटेल में उस वक्त यूज नहीं कर पाया, क्योंकि हम्म, हम भी मतलब स्टार्टिंग था आज की, इनिशियल। हाँ, वो उतना इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब हम्म, आज मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, लेकिन आज वक्त नहीं है और काम करते रहते हैं। हम्म, लेकिन ये कि वो फिर भी मैंने उसका हम्म, रेफरेंसेस जगह जगह उसमें दिए। हम्म, बाद में फिर वो तीन मूर्ति में जमा कर दिया, आर्काइव वहाँ पे आर्काइव में आ गई, फिर हम्म, तो लोगों ने यूज़ किया उसको। ओके। सर, आपने मौलाना आजाद पे भी इतना काम किया, हाँ आपने चेयर भी किया हाँ उनको, वो जो इंस्टीट्यूट था। तो सर, मौलाना आजाद एक जगह पे लिखते हैं कि भाई इस देश के जो भाग्य विधाता हैं, कम से कम उनको पढ़ा लिखा होना चाहिए। द मास्टर्स ऑफ दिस कंट्री नीड टू बी एजुकेटेड। तो वो मौलाना आजाद की जो शख्सियत है, जो जिन्होंने इतना काम किया, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, उनके बाद भी आज वो भी उस तरीके से डाउनग्रेड होते आ रहे हैं। और मौलाना आजाद जैसे लीडर्स आज मुस्लिम कौम के पास क्यों नहीं है? नहीं, मौलाना आज़ाद तो अपने आप को मुस्लिम कौम की आवाज़ वो कहते भी नहीं मानते थे। भी नहीं थे। हाँ, वो वो भी, कहते, हाँ। भाई मैं तो देश का लीडर हूँ ना, मुस्लिम कौम का लीडर होता तो मैं मुस्लिम लीग के साथ लीग होता। ज्वाइन कर लेता है। हाँ, तो मैं तो भारत की आज़ादी के लिए लड़ा, भारतवासियों के लिए लड़ा, और भारतवासी हूँ। हम्म, उसमें धर्म का कोई मतलब नहीं हम्म, है। धर्म तो मेरा एक मेरा अपना पर्सनल वो है, फेथ है, हम्म, जो है। हम्म, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि मैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, है ना। हाँ, सही बात। तो शुरुआत उनकी इस्लाम से ही हुई, कि वो तो इस्लामिक स्कॉलर थे। हम्म, लेकिन उसके बाद वो फिर इंटीग्रेटेड पॉलिटिक्स की उन्होंने, हम्म, जिसमें सब लोग शामिल हैं। हम्म। तो ये है कि वो पॉलिटिकल है कि, लीडर, हाँ, पॉलिटिकल लीडर आज के पॉलिटिकल टाइम पे। लीडर। आज के टाइम में लोगों ने मौलाना आज़ाद को भी मुसलमान बना दिया। हम्म, उनको भी आप धर्म के उससे देखते हैं। हम्म। और मौलाना आज़ाद को क्या, यानी कितने लोगों के साथ क्या क्या हम कर रहे हैं। सर, मौलाना आजाद ने एक इंटरेस्टिंग बात ये भी कही थी कि मौलाना की जरूरी नहीं है कि मुस्लिम्स का लीडर और मुस्लिम का सरोकार करने वाला कोई मुस्लिम ही हो, रादर बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी हाँ कम्युनिटी का बिल्कुल बिल्कुल लीडर बिल्कुल। उनका लीडर बन सकता है, जो उनका जन सरोकार करे। हाँ, तो क्या वो राजनीति पहले के जमाने में होती थी ऐसा, या आज भी उस राजनीति के या इस तरीके के लीडर्स हिंदुस्तान में कोई हम पैदा कर सकते हैं, या पैदा हुए में से कोई है? देखिए, मैं ये तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हाँ। आज़ादी से पहले भी आप देखो, हम्म, मुसलमानों के लीडर, मुस्लिम लीग को छोड़ दीजिए, मुस्लिम लीग तो एक एक हम्म, एक, एक सेक्टेरियन पॉलिटिक्स कर रही थी। हम्म, उनके यहाँ तो मुसलमान थी मुसलमानों की पॉलिटिक्स। हम्म, लेकिन कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स थी, उसमें उसमें कितनी तादाद में हम्म, ऐसे लोग थे जो हम्म, मुसलमानों के लीडर थे, जो हम्म, मुसलमान भी नहीं थे। हम्म, बहुत सारे लोग हैं। हम्म, नेहरू से शुरू करो हम्म, ना। नेहरू की पॉपुलैरिटी तो बियॉन्ड हम्म, धर्म है ना, वो धर्म की राजनीति में तो नहीं की, मुसलमानों ठीक में बात पॉपुलर है। थे, हम्म, और आज़ादी के बाद भी रहे। इसी तरह से और बहुत सारे लोग हैं, राजा जी, हाँ, हाँ, राजा जी बाद सीआर दास, सीआर दास, हाँ, तो कांग्रेस बहुत ही, प्रेसिडेंट भी रहे थे सीआर दास। हाँ बिल्कुल। तो ये सब लोग, अच्छा, सीआर दास उन लोगों में है
जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी पॉलिटिकल गुरु थे, हाँ। और मौलाना आजाद के भी पॉलिटिकल गुरु थे। हाँ। 30s से हाँ, हाँ बिल्कुल, हम्म। 1920s 30s में। हम्म। तो ये वो लोग हैं जो, और बहुत सारे नाम हैं हम्म। जो 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 धर्म आधारित, जिनकी फॉलोइंग नहीं थी, हम्म। जो सबकी बात करते थे, हम्म। जो हिंदू मुसलमान सबके साथ एक साथ बर्ताव करते थे, सबको साथ चलने की वो प्रवृत्ति थी। सबक भी देते थे। हाँ बिल्कुल। सर तो हाँ, आप कुछ बता रहे थे? हाँ, नहीं बोलो बोलो। मैं दूसरा ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को ये माना जाता है कि भाई मुस्लिम्स की सबसे क्लोजेस्ट पार्टी है, और एक अपीजमेंट का भी उनके ऊपर आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर में। तो क्या कांग्रेस आज के दिन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर रही है, उनको उतना रिप्रेजेंटेशन ना देके? और क्या कांग्रेस आज के दिन एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, उनकी आइडियोलॉजी, और वो वाली कांग्रेस रही नहीं जो पहले थी? जैसे किसी ने मेरे को कल ही बताया है, हम एक इंटरव्यू कर रहे थे, तो 2014 में मोदी जी ने कहा कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहता हूँ। तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस मुक्त भारत तो इंदिरा ने 1970 में ही बना दिया था, अब वाली कांग्रेस जो है वो तो वो वाली कांग्रेस है ही नहीं जो वो पहले कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये सारी चीजें, कांग्रेस और मुस्लिम और फिर एक्सप्लॉइटेशन और अपीजमेंट, इसको कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि ये सब चीज़ें जो आज लोग बोलते हैं, वो देखो, कांग्रेस के अंदर बहुत सारी कमजोरियां पहले भी थी, आज भी होंगी, हैं, सभी पार्टी में होती हैं, उसमें कोई वो नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने जो हमारी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उसमें भी 2006 उसमें भी आया कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हुई, मुसलमानों के लिए होनी चाहिए थी। बात यह है कि आप कांग्रेस पार्टी ने कम से कम रिप्रेजेंटेशन दिया मुसलमानों को, MP MLA बनाया, जगह जगह उनको रिप्रेजेंटेशन दिया नौकरियों में, उस रेशियो में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन था, रिप्रेजेंटेशन था। आज जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उनसे पूछिए कि वो क्या दे रहे हैं। नहीं, वो तो कुछ दे ही नहीं रहे। वो तो जीरो है ना। अब उनको तो, ऐसे लोगों को तो कोई हक ही नहीं कहने का। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी को उससे ज़्यादा करना चाहिए था, क्योंकि जो जिस तरह का प्रोपोर्शन था उस रेशो में नहीं हुआ। लेकिन आज जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, उनको तो इस बात का ख्याल होना चाहिए कि भाई आज का जो मुसलमान है वो तो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है। ये स्थिति कांग्रेस के टाइम में तो नहीं थी, कम से कम। आज तो आपको अपनी मस्जिद बचानी पड़ रही है, कोई फेस्टिवल बनाना मुश्किल है, नौकरी तो आप भूल जाइए। वो बेसिक तो मतलब ये एक दूसरे लेवल की बात हो रही है, तो जो नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। पर सर, रीजनल पार्टीज हैं, वो तो फिर भी थोड़ा बहुत आज करते हैं। रीजनल पार्टीज का अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपने हिसाब से करते हैं। उनमें से कुछ लोग सबको मिलीजुली पॉलिटिक्स करते हैं, सबको साथ लेके बात करते हैं। उनको इतनी आज़ादी है कि वो कर पा रहे हैं, कब तक कर पाएंगे ये मालूम नहीं, लेकिन ये उनका वो है। खास वोट बैंक तो है मुस्लिम, जैसे यूपी में ही आप बात कर लें। हाँ, उस तरीके से वो तो करते हैं। यूपी में कौन? ये मुलायम वाला लड़का क्या है, अखिलेश। अरे ये वो अब ये मुझे समझ नहीं आता कि उसकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हो। जो मेजोरिटी की बात करता है, वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। नहीं, वो भी कर रहे हैं वो जो है ना, ये सब। हाँ। ये तो मैं कह रहा हूँ ना, जब अभी तो पहले जो सवाल किया था, मुसलमान की बात करते हैं, जो मुसलमानों की बात कर दे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो जाती है, अपीजमेंट हो जाता है। और जो हिंदुओं को डिवाइड करके 80% की बात करे, 80-20, वो अपीजमेंट नहीं कर रहा, वो मेजोरिटी का अपीजमेंट कर रहा है। वो भी है। तो बात ये है कि ये सब चीजें तो दोनों तरफ से है ना, नहीं होना चाहिए। है तो लेकिन सिर्फ एक ही को आप क्यों इसको लेके आते हैं बार बार, समाजवादी पार्टी को या किसी भी पार्टी को? आप क्यों कहोगे भाई वो अपनी सियासत कर रहे हैं, आप अपनी कर रहे हो? तो बात ये है कि ये जो भी कुछ हो रहा है, वो धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। अपीजमेंट की जहाँ तक सवाल है, अपीजमेंट अगर हुआ होता, जो कांग्रेस पे इल्जाम लगता है, तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये होती जो आई थी। कहाँ का अपीजमेंट है भाई? क्या मिला? ना नौकरी, ना रोजी, ना रोटी, कुछ भी तो नहीं। ये तो है। तो कहाँ का अपीजमेंट है? तो सर ये होएगा कैसे? ये अवेयरनेस आएगी कैसे मुस्लिम कम्युनिटी में? रिफॉर्म्स के थ्रू, मुस्लिम कम्युनिटी के एजुकेशन के थ्रू, या कैसे? अरे वो यार देखो, मुसलमानों की जो इश्यूज हैं वो सेक्युलर इश्यूज हैं। जो मुसलमान के इशू नहीं है, रोटी रोजी, एम्प्लॉयमेंट,
शांति, सिक्योरिटी, ये सब सेकुलर इश्यूज हैं, ये मुस्लिम इश्यूज नहीं है। हाँ, ठीक बात है। ये उतने ही ये इशू उसी गरीब हिंदू के भी हैं, दलित के भी हैं, ओबीसी के भी हैं, औरतों के भी हैं, ये सब के हैं ये। तो ये सेकुलर इश्यूज हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज को धर्म के नाम पर नहीं देखना चाहिए। भाई रोटी रोजी से धर्म का क्या लेना देना भाई? सिक्योरिटी से मैं अपनी अपनी मुझे इतनी सिक्योरिटी हो कि मैं अपने घर में शांति से रह सकूं, बुलडोजर ना आ जाए। हाँ, ये सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना, हिंदू को भी है, मुसलमान को भी, हर कौम को। और मंदिर में या मस्जिद में पूजा या नमाज पढ़ने जा सकता हूँ आज़ादी से, फ्रीडम से। तो ये सब चीज़ें आम हिंदू मुसलमान चाहता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। ओके, ये सारा सीन है। ये तो मेन चीज़ तो यही है। तो आप उसमें इतिहास घुसा दें, इतिहास का इस्तेमाल करें और उसको डिवाइड करें, तो वो तो फिर आज के जो ये इश्यूज हैं, ये तो फिर गायब हो जाते हैं। वही है। सर, एक क्वेश्चन ये था, जैसे आपने एक बार कहा था कि जैसे औरंगजेब को जब हम पढ़ते हैं तो सारी दुनिया में ही वो टाइम को उस तरीके से पढ़ना चाहिए, जैसे पीटर द ग्रेट की बात की, पुतिन की बात की। और आज के टाइम में भी हम देख रहे हैं कि एक जो राइट विंग पॉलिटिक्स है वो सारी दुनिया में ही आ रही है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ये जो राइट विंग पॉपुलिज्म है या फिर राइट विंग पॉलिटिक्स ये उभर रही है, क्या ये जो लिबरल डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो यूनाइटेड नेशंस बनने के बाद सारी दुनिया में आए एक तरीके से, उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है? और क्या मतलब इसके कारण क्या है? नहीं, कारण यूनाइटेड नेशन से तो इसका कोई वो नहीं है लेना देना, लेकिन ये कि वो जो हमारे जो एक लिबरल डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन रही है, लेफ्ट ऑफ द सेंटर जो ट्रेडिशन रही है पूरी दुनिया में, उनकी भी अपनी कुछ कमियां थी, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की जो पूरी नहीं हो पाई। अच्छा, कुछ ये एक ट्रेंड होता है जो एक जगह से शुरू होता है, उसके बाद फिर वो एक होता है ना कि स्नोबॉल, हाँ, वो एक शुरू होता है तो फिर वो फिर चलता जाता है। ये नहीं है कि राइट विंग से या राइट विंग जो सरकारें आई हैं उन्होंने कुछ बहुत अच्छा कर दिया, कुछ नहीं किया अभी तक, कहीं भी कुछ नहीं किया, जबकि परेशानी पैदा हो रही है ज़्यादातर। लेकिन एक ट्रेंड चूंकि शुरू हुआ था तो वो चल रहा है, तो उसका एक टाइम होता है हिस्ट्री में, अगर आप देखो तो एक ट्रेंड होता है जो एक पासिंग फेज जिसको कहते हैं, तो द वर्ल्ड गोज थ्रू दैट फेज। तो ये एक मैं कहता हूँ कि ये एक फेज है जिसको पास होना है, वो चाहे साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, जब भी है, लेकिन वो ज़रूर होगा। अब जैसे टर्की है फॉर एग्जांपल, अब आज की अखबार की खबर है, तो पिछले कुछ दिन से चल रहा है वहाँ, जो एर्दोगान जो 22 साल से वहाँ पर एक इस्लाम के नाम पर राजनीति कर रहा है, जो कमाल अतातुर्क का जो पूरा सेकुलरिज्म था, जो बड़ा एग्रेसिव किस्म का सेकुलरिज्म था, उसकी अपनी कमियां थी, तो वो उसके खिलाफ अब आवाज़ उठनी शुरू हुई। जो वहाँ का इसका मेन राइवल है इमामोग्लू, उसको उन्होंने कल जेल में डाल दिया, ये कह के कि करप्शन के चार्जेस और ये सब लगाए। तो वो इकबालुद्दीन उसके इसका एर्दोगान का मेन राइवल है। अब उस मेन राइवल को वो करप्शन के चार्जेस में जेल में डाल रहा है। अब पूरे कंट्री में, इस्तांबुल में और शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये एर्दोगान भी राइट विंग का ही एक हिस्सा है। तो एर्दोगान के खिलाफ आवाज़ें टर्की में शुरू हुई उठना। तो एक ट्रेंड है 20-22 साल चला, लेकिन अब लोगों ने देखना शुरू किया कि उसमें कमियां क्या हैं, क्या हासिल हुआ, क्या मिला, चेंज चाहिए। इंडिया में क्या पॉसिबिलिटी? अच्छा, इंडिया में वो पॉसिबिलिटी अभी फिलहाल तो नहीं है। अभी हमारे यहाँ पॉसिबिलिटी यही थी कि भाई लोगों में इस बात का एहसास हो सकता है छोटे लेवल पर आया हो, लेकिन लोगों में आना शुरू हुआ है कि भाई हमारे यहाँ तो मेन चीज़ है, धर्म तो है ही, जो एर्दोगान के टर्की में नहीं है उस तरह का। वहाँ तो सब उतना एक ही धर्म है, एक ही धर्म है, उसमें लिबरल और हार्डकोर, उनमें डिवीजन है। 2 धर्म नहीं है, धर्म एक ही है, मेजॉरिटी 99%। हमारे यहाँ पर धर्म और इतिहास दोनों का बड़ा टॉक्सिक इस्तेमाल होता है, बड़ा कन्वीनियंटली हो सकता है, अगर कोई शैतानी करके उसको इस्तेमाल करना चाहे, जो हो रहा है। तो ये और मुल्कों में नहीं है। वहाँ उस तरह का, वहाँ पॉलिटिकल डिविजन्स है,
पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर आप बटे हुए हैं, इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं, वीज़ा पॉलिसीज हैं, इस तरह की चीज़ों पर है, धर्म के नाम पे नहीं है। धर्म का रोल फ्रांस में है जैसे, लेकिन वो है ठीक है, लेकिन वहाँ और इश्यूज भी हैं। वहाँ जो इमिग्रेंट्स हैं वो ज़ाहिर है कि उनके अपनी जो कॉलोनीज थी वहाँ से आए, सेनेगल है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, वहाँ से सब आके रहे हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है कि जो कॉलोनाइज थे ज़्यादातर मुसलमान हैं उनमें, तो वो एक सेक्शन है। और उसी से वहाँ पर मल्टीकल्चरलिज्म भी हुआ है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी बनी है फ्रांस, पहले तो था ही नहीं। भाई यूरोपियन सोसाइटीज तो बिल्कुल मोनोक्रोमेटिक थी, हाँ, उसमें कोई वो तो था ही नहीं, हेटेरोजेनिटी तो थी नहीं जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो हेटेरोजेनिटी भाषा की भी है, धर्म की भी है, संस्कृति की भी है। तो हमारे यहाँ तो एक हमारा तो खूबसूरती उसी यही है हमारी। हाँ, ये तो है कि हम मतलब यूरोप के जो मुल्क हैं वो तो बड़े बोरिंग हैं। अब एक तरह से देखो तो वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है, कलर्स नहीं है। हमारे तो वैरायटी है, हमारे मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग त्योहार हैं। उनको एंजॉय करने के बजाय हम उनसे लड़ने लगे तो वो तो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। ये तो है। और सर एक जैसे नेशनलिज्म की बात की आपने कही कि इंडिया में जो नेशनलिज्म उभरा वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल के रूप में उभरा, और जैसे नेशनलिज्म का क्रिटिक भी करते हैं टैगोर ये, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के बाद में जैसे नेशनलिज्म का एक ये तरीके से नेचर भी है कि आपको एक इनामी क्रिएट करना पड़ता है। कई बार वो आप विद इन सोसाइटी क्रिएट कर लेते हो, कई बार आउटसाइड सोसाइटी क्रिएट कर लेते हो। तो आज के टाइम में मतलब नेशनलिज्म की क्या जरूरत है, या फिर क्या वो एक वो बाइंडिंग फोर्स वो बच गया है कि मतलब उससे बाइंड कर सकते हैं? नेशनलिज्म की तो जरूरत है ही नहीं। यही तो सवाल है। हमारे यहाँ जरूरत है पेट्रियटिज्म की ना। नेशनलिज्म होता है विज़ावी समबडी एल्स ना। जैसे ब्रिटिश टाइम में जब नेशनलिज्म आया तो उस वक्त अंग्रेज थे, उनके खिलाफ नेशन बिल्डिंग होनी थी, नेशनलिज्म की भावना को जागृत करना था, जो हो गई, आज़ाद हो गए। अब क्या है, अब जो देश बना है उस देश को आप एक देशभक्त की तरह से, ईमानदार देशभक्त की तरह से आप देश के लिए लड़ें, देश के लिए अच्छा करें। तो पेट्रियट होना जो है वो कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रवाद की ज़रूरत कहाँ है, तो ज़रूरत ही नहीं है। पर सर ये डिफरेंस समझ तो नहीं आता, फ़र्क नहीं समझ में आता लोगों को कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति ये दो अलग चीज़ें हैं। ये एक नहीं है। हम उसको इंटरचेंजेबल मानते हैं। अच्छा, इंटरचेंजेबल मान भी लो तो राष्ट्रवाद अगर आप मान भी लो तो आप उसी राष्ट्रवाद पर चलो ना जो राष्ट्रवाद आपको विरासत में मिला, जो कॉम्पोजिट था, जिसमें समरसता थी, जिसमें विविधता में एकता थी। आप उसको भी ख़त्म करना चाहते हो। जो हेटेरोजेनिटी हमारी स्ट्रेंथ थी, विविधता हमारी स्ट्रेंथ थी, वो हमारी वीकनेस बनाई जा रही है आज। आप होमोजेनिटी देखना चाहते हो, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक सब कुछ, एक हो नहीं सकता। एक ही आदमी रूल करे। एक नहीं हो सकता ना। जिस मुल्क में इतनी भाषाएं हो, आप ये जाके तमिल से कहो ना, झगड़ा चल रहा ना हिंदी का, कैसे करोगे भाई? आप देश में इतनी विविधता है, उसका सम्मान कीजिए ना। तभी तो सब आप मिलके एक सब भारतीय हैं, लेकिन सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग खाना पीना अलग है, पोशाक अलग है। पर सर इन सब चीजों का सोल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सोल्यूशन? तोड़ बताओ इस बात का। तोड़ कुछ नहीं भाई, ये तो एक कोई मैजिकल वो अपने गांव की बात नहीं, तोड़ क्या है इसका? तोड़ इसका कुछ नहीं है। तोड़ इसका जब तक नहीं होगा, जब तक आपके अंदर समझ नहीं आएगी, तो वो कैसे होएगा? वो सर आजकल जैसे एजुकेशन पॉलिसी, मतलब आप जब से बच्चे हो तब से अपने स्कूलों में ये सारा ही उल्टा हो जाएगा। सुनाएगी कैसे, मतलब फिर वो समझ कैसे होएगा? तो प्रॉब्लम है आपको, तो ये सब बताइए। तो फिर मतलब एजुकेशन कहाँ से आएगी? वो बड़ा मुश्किल सवाल है, बड़ा मुश्किल जवाब है इसमें। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? मतलब आप कभी सोचते हो? जब तक मैं तो मेरा अपनी सोच यही है कि ये चीज़ें, मतलब मेरी अपनी उम्मीद है, आशा है कि ये चीज़ें टेम्पररी हैं। हम समाज को हमेशा के लिए नहीं बांट सकते।
इंसानियत हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। एक ना एक दिन ज़रूर ऐसा होगा कि लोगों की इंसानियत जागेगी, लोग महसूस करेंगे कि हम इंसान पहले हैं और हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख बाद में है। तो वो वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि वो समाज जो है वो थक जाता है। वो उसको सिर्फ धर्म का एक ही डोज आप देते रहे तो वो आप बोर हो जाता है। आप एक ही तरह की मिठाई खाते खाते चाहे कितनी भी मिठाई है। तो पर हलवाई को तो मजा आ रहा है ना सर, हलवाई को मजा आ रहा है, लेकिन वो हलवाई को पता चलेगा ना कि बेसिकली हमेशा एक ही तरह की मिठाई नहीं बिक सकती। हम उम्मीद है कि ऐसा हो, और उसके अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि क्या ये मतलब ये जो आप मिठाई वाले एनालॉजी दे रहे हो, तो ये क्या है, मिठाई के बाद कोई परेशानी होगी, बीमारी होगी या कोई डिस्ट्रैक्शन होगा, तभी लोगों को समझ में आएगा, या फिर इसी फेज में समझ में आ जाएगा? जैसे 2024 का इलेक्शन एक थोड़ा सा उम्मीद लेके आया था, तो या उस तरीके से भी कुछ कि भाई डायबिटीज हो जाएगी। हाँ, ज्यादा खाओगे तो होगी। लेकिन ये कि ऐसा है कि एग्जाम्पल तो वो इसलिए है कि आपको कुछ ना कुछ तो मैं नाउम्मीदी पर ख़त्म नहीं करना चाहता हूँ कोई बात भी, क्योंकि आदमी को उम्मीद तो रखनी है। अगर उम्मीद नहीं है फिर तो समाज में या देश में फिर कुछ भी नहीं बचा। तो वो तो नहीं होना चाहिए। और अगर वो उस सोच से आप जिंदा रहोगे या चलोगे या जीवन जियोगे तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बात ये है कि उम्मीद तो रखनी है, और जो लोग हैं उन लोगों में समझदारी पैदा हो, अकल आए, और कम से कम देश को कैसे आगे ले जाना है, सबको कैसे भाईचारगी को बढ़ाना है, जो हमेशा रहा है हमारे यहाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि झगड़े और फसाद तो पहले भी होते रहे हैं, हमेशा से, लेकिन ये कि वो एक परमानेंट स्टेट नहीं होनी चाहिए। आजकल ये स्टेट ऑफ द माइंड हो गया है कि आप खून खराबा चाहे ना हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर घुस गया है। तो वो चीज़ निकलनी चाहिए। सर इसी से रिलेटेड जो आप बात कर रहे हो ना कि कॉन्शियसनेस में है, एक ये ड्यू बॉय है जो अमेरिका के बंदे हैं, इन्होंने एक बड़ी डबल कॉन्शियसनेस नाम की एक थ्योरी दी है, और इसमें ये कहते हैं कि इट इज ए peculiar sensation, this double consciousness, this sense of always looking at oneself through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a word that looks on in amused contempt and pity। तो कि भाई हम अपने आप को किसी दूसरे के नजरिए से ही देखते रहे कि भाई आप जो हो वो तो हो ही, और एक जो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस बैठी हुई है कि भाई ये बंदा ये है। तो ये वाली चीज भी ज्यादा हुई है आजकल, स्पेशली मैं खुल के कहूँ तो मुस्लिम्स के प्रति कि ये बाबर की औलाद, ये है वो है, ये ताम झामर पता नहीं क्या क्या। अब ये तो इसी की बात तो हम कर ही रहे हैं ना। मतलब ये सब चीजें तो पहली बात तो पता नहीं लोग कैसे इस बात को कहते हैं और कैसे ये एक्सेप्ट होती हैं ये चीज़ें। अब बाबर की औलाद, अब आज के मुसलमान को, पहली बात तो आज का जो मुसलमान हमारे हिंदुस्तान में है वो 80-90% तो वो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिसका बाबर से कोई लेना देना नहीं, कोई रेशियल लिंक नहीं हो सकता, पारिवारिक लिंक नहीं हो सकता। वो टर्क और मंगोल मिलके वो मुगल बने। उनका परिवार चंगेज खान, तैमूर का मिला जुला का एक माँ और बाप, दो उससे थे ना, उससे मिलके मुगल हो गए। और जब मुगल हुए तो यहाँ आ गए। अब आने के बाद कुछ लोग आए, और वो हमारे जो हिंदुस्तानी यहाँ पे जो कन्वर्ट हुए थे उनमें से कुछ फोर्स्ड कन्वर्जन है। आप ये तो कह नहीं सकते कि सब खुशी से हुए होंगे। कुछ जो हिंदुस्तानी समाज था जो कास्ट में और उसमें डिवाइडेड था, तो उसमें से बहुत सारे लोग थे जिनको लगा कि भाई इस्लाम में बराबरी मिलेगी, इज्जत मिलेगी, साथ पढ़ के में खड़े होके जो है वो नमाज पढ़ेंगे, बराबरी का दर्जा मिलेगा, छुआछूत नहीं होगा। इससे भी अट्रैक्ट हुए बड़ी तादाद में लोग। तो हमारे बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग बहुत बड़ी तादाद में आए। ये मुसलमान आज जो आर्टिजन्स है ना, देखो ना कितने आर्टिजन्स हैं। ज़्यादातर आपको आर्टिजन्स हाथ से काम करने वाले मुसलमान मिलेंगे बड़ी तादाद में।
चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, चाहे वो नाई हो। अब एक तरह देखो कोई भी हो, कितने बहुत बड़ी तादाद में रग्स भी तो बनाते हैं। रग्स बनाने वाले, बुनाई करने वाले, तो कपड़ा बनाने वाले, तो ये एक बड़ा सेक्शन था आर्टिजन्स का, जो हैंडीक्राफ्ट सेक्शन का, पत्थर काम करने वाले। तो ये सब लोग आए, ये सब हिंदू समाज के बैकवर्ड तबके के लोग थे। इनको सम्मान मिला। अब मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं एक सैयद के बराबर में खड़े होके। तो ये सब अट्रैक्शन था जो इस सेक्शन को दिखाई दिया। कुछ सूफी लोग थे जिन्होंने बहुत सारी चीजें दरगाहों में, अपने खानकाह में शुरू की, उससे लोग अट्रैक्ट हुए। कुछ ज़ाहिर के फोर्स कन्वर्जन भी थे, जो औरंगजेब ने या जिन पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं किए होंगे। लेकिन भाई अगर फोर्स कन्वर्जन ही पॉलिसी होती जो कहा जाता है आज, अगर ये स्टेट पॉलिसी होती तो खत्म हो गया होता। 600-700 साल की हुकूमतों के बाद भी इनको मुस्लिम रूल कहा जाता है, उसके बाद भी 15-16%, 17% ही मुसलमान है आज। है? तो बड़ा इनएफिशिएंट सरकार भी थी। पावरफुल नहीं है भाई, वो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थोड़ी थी, तो तलवार की सरकारें थी। अगर स्टेट पॉलिसी थी तो सबको कन्वर्ट क्यों नहीं कर लिया उन्होंने? अच्छा, फिर इतने सारे मनसबदार थे, सारे हिंदू रहे। मान सिंह ने धर्म क्यों नहीं बदला? टोटल हिंदू क्यों रहे? बीरबल हिंदू क्यों रहे? औरंगजेब के साथ मिर्जा राजा जय सिंह, जो उनका मेन मनसबदार है, जैसे शिवाजी के साथ के सामने लड़ाई लड़ी, औरंगजेब ने थोड़ी लड़ी। शिवाजी की लड़ाई तो सब मिर्जा राजा जय सिंह लड़ी ना। मान सिंह से राणा प्रताप की लड़ाई हुई, हल्दी घाटी, और उससे पहले भी। तो ये सब चीजें, धर्म को कहा जाए कि वो तो स्टेट पॉलिसी थी, तो ये एक बहुत ही एक प्रोपेगेंडा है जो आज फैलाने की कोशिश होती है। इसीलिए होती है जो पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो। बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, क्या है ये? क्या क्या सर, मतलब? आपको ये मीडिया का कितना रोल लगता है? ये बहुत है, 80%। मतलब आज तो है ही, आज तो बिल्कुल, मतलब सोशल मीडिया ये तो इन्होंने आज पिछले 10-12 साल में तो इनका मेजर रोल है, क्योंकि ये आपको फुर्सत ही नहीं देते कि आप कुछ और सोचें। आज कुछ, कल कुछ, ये रोज निकालते रहेंगे, और आपके बेडरूम में जा रही है आवाज उनकी, जा तो रही है, तो है ना। अब क्या, बचना भी चाहोगे तो नहीं बच सकते। सर, जैसे हिंदू मुस्लिम ये तो ठीक है, डिवाइड क्रिएट करें, विद इन हिंदुइज्म भी जैसे बहुत डाइवर्स लाइक रिलीजन है, उसमें भी एक डोमिनेंट सेक्शन का जो पर्सपेक्टिव है हिंदुइज्म को, वही लाइक थोपा जा रहा है। वही है ना। हिंदुइज्म के लिए भी तो कितना खतरनाक है ये, हिंदुइज्म के लिए ज्यादा खतरनाक है आज, क्योंकि हिंदुइज्म को भी रीडिफाइन करने की कोशिश हो रही है, नए तरीके से देखने की कोशिश हो रही है, जो आमतौर से नहीं था। आप देखो, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हिंदू धर्म एक बहुत ही लूज रिलीजन था, जिसमें डूज एंड डोंट्स नहीं थे, और ये बहुत अच्छी चीज है सर। यही तो स्ट्रेंथ थी। भाई, हिंदुइज्म खत्म क्यों नहीं हुआ? जहाँ इस्लाम जहाँ भी गया दुनिया में, वहां पर कोई दूसरा मजहब नहीं बचा। आप देखो ना, पूरा स्टडी करके देखो, अफ्रीका हो या एशिया के और कंट्रीज हो, जहाँ जहाँ इस्लाम गया है वहाँ पर मेजॉरिटी फिर इस्लामिक रिलीजन की रही। हिंदुस्तान में बावजूद इसके कि 600-700 साल मुसलमानों का शासन रहा, यहाँ पर मेजॉरिटी 80% आज भी हिंदू धर्म है। बिल्कुल। और बिपिन चंद्र पाल जो हमारे बड़े बड़े राष्ट्रवादी थे और हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते थे उस समय, लाल बाल पाल जो तीन बात होती है ना, उसका हिस्सा है वो। उन्होंने लिखा, अपनी एक किताब है उनकी, नेशनलिटी, बड़ी खूबसूरत सी किताब, छोटी सी, मैंने इस्तेमाल भी की अपने इसमें। उसमें उन्होंने कहा कि भाई, हमारे देश में मुस्लिम शासन रहा वर्षों तक, लेकिन उस मुस्लिम शासन ने हमारा धर्म, हमारी धार्मिक प्रथाएं, हमारी संस्कृति, उसमें हस्तक्षेप नहीं किया। और हस्तक्षेप न करने की वजह से हम एक साथ मिलकर रह पाए। तो ये वो कह रहा है जो हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है, लेकिन वो आज के हिंदू राष्ट्रवाद से अलग है। वो धर्म का इस्तेमाल दूसरी तरह से कर रहे हैं, वो डिवाइड करने की बात नहीं कर रहे।
वो उल्टा ये कह रहे हैं कि इतने साल मुस्लिम शासन रहा, उसके बाद भी हमारा हिंदू धर्म, हमारी हिंदू प्रथाएं, हमारी संस्कृति, उनमें उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और उससे अलग रहे, हम लोगों को आज़ादी रही। तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। बाल गंगाधर तिलक ने खुद लिखा है, तिलक ने खुद लिखा है कि भाई एलियन कौन है, स्ट्रेंजर कौन है, बाहरी कौन है, उसकी डिफाइन 1916 के भाषण में वो कहते हैं कि एलियन जो है वो है जिसका इंटरेस्ट हमारे देश में ना हो, जो देश के लिए न लड़ रहा हो, जो देश के लिए न कमाता हो। तो अंग्रेज एलियन हो सकते हैं हमारे, लेकिन जो मुसलमान यहाँ आके रहता है हमारे साथ, वो चाहे मेरे साथ पूजा करने ना जाता हो मंदिर में, चाहे मेरे साथ खाना ना खाता हो, चाहे मेरे साथ उसकी शादी ना होती हो, लेकिन मैं उसको एलियन नहीं कहूँगा, क्योंकि उसका हित हमारे देश के हित से जुड़ा है। तो ये तो वो लोग कह गए जिनको आप राष्ट्रवाद के जनक कहते हैं हम। स्वराज इज माय बर्थ राइट, ये तो तिलक ने कहा ना। तो ये सब चीजें हम नहीं पढ़ते। और मुस्लिम्स में भी, जैसे मैं मुस्लिम की बात करते हैं तो वो भी जो इंडियन सिविलाइजेशन जो कल्चर रहा है वो उसको फॉलो करते हैं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, बात का हमारा इंडियन मुस्लिम, इंडियन इस्लाम वो बिल्कुल अलग है। कास्टिज्म है। बाहर कोई आप जाइए तो बाहर तो लोग सोचते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं भाई, कैसे मुसलमान है। तो ये सब चीजें ये बिल्कुल हमारी इंडियन है, इंडियन प्रैक्टिसेस हैं, इंडियन कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। शादियों में निकाह और फेड़ों के अलावा सब कुछ एक जैसा ही है, सब वही होता है। हम तो रोज देख रहे हैं सालों से। उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। तो सर ये कल्चरल आइडेंटिटी ज्यादा बड़ी होती है या रिलीजियस आइडेंटिटी ज्यादा बड़ी? कल्चरल तो ज्यादा स्ट्रांग है भाई, वो जाति नहीं। अच्छा, जैसे जाट हो गया, मैं हो गया, वो बिल्कुल गुज्जर हो गया, इनकी कल्चरल आइडेंटिटी इतनी बड़ी है कि ये कई बार रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर चली जाती है। ऐसा है कि ये एक पठान भी है। हाँ, बहुत सारे हैं। तो जैसे जो अक्सर जाटों के ऊपर है ना, वो पठानों के ऊपर भी है। वैसे बावले ऐसी बात है। आप क्या कह रहे थे? मैं रोक दिया। मैं कह रहा हूँ कि धर्म जो है वो 1000 साल में राष्ट्रीयता जो है वो कई बार बदलती है देशों की, धर्म नहीं बदलता। जिसका मतलब ये है कि राष्ट्रीयता और धर्म एक नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं, स्टेट और रिलीजन। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इस बात का, उन्होंने लिखा है इस बारे में। तो ये सब चीजें आज हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते। धर्म और राष्ट्रीयता को एक मानते हैं, धर्म और राष्ट्र को एक मानते हैं। सर रिलीजन और कल्चर में क्यों डिफरेंस समझ नहीं आता हमारे को, हमारे सोसाइटी को, या हमें? पता नहीं भाई, अब क्या है इसका कि ये रिलीजन है, ये हमारा कल्चर है। ये तो धर्म भी तो कुछ अलग तरह से देखने लगे हैं ना। धर्मों में भी बहुत सारी चीजें ऐसी थी, जैसे इस्लाम में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान से ली गई। अब वो बहुत सारे लोग हैं, छोटे से हैं, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन शुरू कर दिया है कि साहब ये इस्लामिक नहीं है, निकाल दो, ये नहीं करो, गैर इस्लामी है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हो गई ऐसी, कुछ लोग करते हैं साहब ये इस्लामिक प्रैक्टिस है, सिमिलर है। दरगाह पे न जाओ, चादर न चढ़ाओ। हमारा तो प्रधानमंत्री भी भेजता है चादर अजमेर हाजी, लेकिन ये कि बहुत सारा एक सेक्शन है जो इसने ये कहना शुरू कर दिया है। तो ये सब नई चीजें हैं जो आज हो रही हैं, जो नहीं थी। हमारे सब मिला जुला था, यही हमारी खूबसूरती भी थी समाज की। तो सर ये जो जैसे ये ब्रिटिश रूल है, इसको आप कितना वो मानते हैं जिम्मेदार इस डिवाइड के लिए? ब्रिटिश रूल देखिए, जैसे जेम्स मिल ने ये मुस्लिम रूल और ये सारा। एक दूसरी चीज ये है, मैं ये कहता भी हूँ बार बार कि आज हम इतिहास की अगर बात करते हैं तो 200 साल का जो ब्रिटिश रूल है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते? हाँ, आप सीधे मुगलों पे पहुंच जाते हो। हाँ, वो 200 स्किप करके। भाई 200 साल में जो कुछ हुआ, जो ज्यादतियाँ हुई, जो खून खराबा हुआ,
जो लूट मार हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, अंग्रेजों ने किया, देश को बिल्कुल लूट के रख दिया, कुछ छोड़ा नहीं, उनसे तो मुगलों का कोई मुकाबला नहीं है। वो तो यहाँ आए इसलिए थे कि हमारी जीडीपी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा थी, भाई वो मुगलों के पीरियड में तो थी। वो ये इतने लोगों को अट्रैक्ट क्यों किया अंग्रेजों को जो यहाँ आए? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सब इसलिए तो आ रहे थे भाग भाग के, यहाँ से लूट के ले जाए। और वहां से तो लूटेगा आदमी जहाँ कुछ लूटने लायक होगा, जहाँ माल पानी होगा कुछ। वो जब अगर खाली है, जब धंधा ही नहीं है, तो वहां से क्यों आएगा लूटने के लिए आदमी? तो यहाँ माल था, लूटने के लिए सामान था, इसलिए लोग आते थे। तैमूर भी इसीलिए आया था, नादिर शाह भी इसीलिए आया। उससे पहले बाबर और ये सब लुटेरे तो थे, खिलजी वगैरह। बाबर वो तो यहीं रह गए, वो तो आए थे, वो तो यहीं रह गए और यहीं रह गए। फिर उन्होंने यही जो भी कुछ किया यहीं, वो तो यहीं के हो गए। नादिर शाह, तैमूर तो ये तो आए और लूट के ले गए। तो लुटेरे तो असली तो लुटेरे वो हैं, बाकी ये लोग तो यहीं आके रहे और जो कुछ कमाया वो यहीं, इसलिए अंग्रेजों को अट्रैक्ट भी किया भाई, जो इकोनॉमी बनी। हाँ, तो वो एक बड़ा देश था, उसके अंदर लोग, इकोनॉमी मजबूत थी, पैसा था। तो ये सब उस पीरियड में था जिसके बारे में हम बात नहीं करते कि अंग्रेजों ने क्या किया। बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड में काम नहीं आता। हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में तो मुगल पीरियड काम आएगा। अब एंशिएंट पीरियड की बात नहीं करते। गुप्ता वंश की बात कौन करता है? अशोक की बात कौन करता है? उसका जिक्र नहीं आएगा। वोट नहीं मिलेंगे अशोक से। हाँ, उससे वोट नहीं मिलते ना। तो सर ये सिंपल सी चीज है, फिर भी हम इतनी सिंपल चीज को इतना मुश्किल क्यों बना रहे हैं? अब आप कि मतलब ये इतनी सिंपल चीज है कि ये समझ आ जानी चाहिए कि भाई ये सारी वोट बैंक की राजनीति है। अगर आप समझ आँख खोल के देखो, अकल के पट खोल के देखो तो सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन आप जब बिल्कुल आप आँख बंद कर लें, आपको कुछ दिखाई ना दे और आप बिल्कुल एक ही फोकस्ड हो और एक ही सोच का आप हिस्सा बन जाए, तो फिर कहाँ दिखाई देगा? कुछ भी दिखाई देगा। ओके। और सर दूसरा एक ये भी माना जाता है कि इस्लाम बाहर का रिलीजन है, कि वो रिलीजन जो बाहर पैदा हुआ, इसलिए ये लोग जो है वो बाहरी है। रादर जो सिखिज्म है वो यहाँ पैदा हुआ, जैन और ये सारे, तो उनसे उतनी नफरत कभी नहीं होती जो हिंदुत्व है या और लोग हैं कि भाई ये बाहर के आगे हमारे को रूल कर रहे हैं, यहाँ पे डोमिनेट्स कर रहे हैं। तो ये बाहर वाला क्या कॉन्सेप्ट है? इस मुल्क में पैदा नहीं हुआ रिलीजन टाइप। बाहर वाला मतलब क्या किया जाए? मतलब अगर रिलीजन ओवैसी तो कह रहा था चलो अफगानिस्तान से बाबर और ये सब आए, तो आप लोग तो ये भी मानते हो कि अफगानिस्तान पहले इंडिया का पार्ट था, तो वो बाहर कैसे हुआ? तो उसका तो खैर बहुत सारे जवाब हो सकते हैं। बात ये है कि कोई भी मजहब, 3 मजहब हैं, ज्यूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, तीनों का ओरिजिन एक ही जगह से है। अब ये अगर सवाल उठाए तो क्रिश्चियनिटी कहाँ फैल गया ना, उसकी तो वो वहाँ तो कन्फाइंड ही नहीं है वो ना। उसी तरह इस्लाम कोई हिंदुस्तान में थोड़ी आया, कहाँ का फैला, कहाँ चला गया। पैदा तो हुआ था मक्का मदीना में, छोटी जगह, लेकिन वो हिस्टोरिकली जब चीज एक्सपेंड होती है तो वो जगह जगह कहाँ जाती है। हिंदू धर्म हिंदुस्तान में था, आज बात करते हैं इंडोनेशिया की। पर हिंदू धर्म इतना ज्यादा क्यों नहीं फैला सर? फैला ना, ये तो आसपास ही रह गए बस। हाँ, तो ऐसा है, हिंदू धर्म तो एक अपना एक तो पहली बात तो एक्सपेंशनिस्ट धर्म नहीं है। ओके। हाँ, वे ऑफ लाइफ वाला। हाँ, उस नहीं है। फिर एक बहुत बड़ा देश था। ये सब लोग जो आए ना यहाँ पर, ये आए हैं, बाबर कहाँ से आया? छोटे छोटे वहां से आए, जहाँ ये छोटे छोटे राज्य होते थे, आपस में लड़ाई झगड़े में इसको निकाला इसके भाइयों ने, ये भाग के हिंदुस्तान आए। यहाँ आके अच्छा, आने के बाद भी, अभी हम बात बार बार ही करते हैं, यहाँ आने के बाद भी इन्होंने किस तरह का शासन एस्टेब्लिश किया? कहते तो हम मुस्लिम रूल है, वो मुस्लिम रूल कहाँ है? उसमें तो इतने राजा तो हिंदू राजा हैं, ऑलमोस्ट। तो मुस्लिम रूल तो कहने के लिए है वो,
वो ये सब मैं तो उसको कहता हूँ, ये मिली जुली हुकूमत थी, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दोनों हैं, मनसबदार हैं इतने सारे मुगलों के दरबार में, उससे पहले वालों में भी हैं। इनकी माँ है सारी, कितने लोगों की हिंदू हैं, शादियां हुई आपस में, फिरोज शाहजहां की माँ हिंदू थी। तो ये तो मतलब कहा कि बाहर के हो गए भाई, ये तो शादियां तक यही माँ इनकी यहाँ की हैं। तो बात ये है कि ये सारा जो कुछ कहने की कोशिश होती है, उसका मकसद सिर्फ यही है कि कैसे आपको आप इनको बांट के रखा जाए, कैसे तोड़ फोड़ हो, कैसे डिवाइडेड रहे। शुरुआत ही अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेज जब आए तो वो जानते थे कि यहाँ आने के बाद उनको अपने आप को, अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करना है, ये दिखाना है कि हम यहाँ जो आए हैं, हम तुम्हें जो मुस्लिम शासन था, मुगलों का शासन था, जो जिसमें अत्याचार होते थे देश में, उनसे बचाने आए हैं। पूरी जितनी भी किताबें हैं शुरू की, विंसेंट स्मिथ से लेके लेडन डाउसन, ये सब में ये आपको मिलेगा। और ये दिखाने की कोशिश होती है कि हम जो है बहुत सिविलाइज्ड हैं, कि हम आपको आप ही से बचाने आए हैं, आप बचाने आए। तो यही सब लिख के जस्टिफाई किया कॉलोनियल रूल को। उसके बाद क्या क्या हुआ हमने देखा ही, क्या लूटमार हुई, कैसे हुई, जलियांवाला बाग क्या हुआ, उससे पहले जाने कितने कितने हुए, इतनी हाई एट्रोसिटीज हैं जिनकी गिनती नहीं, कितने लोगों को फांसी, कितने लोगों की सजाएं, ये सब उसी पीरियड में हुआ जिसके बारे में हम बात नहीं करते। हम सीधा पर पढ़े लिखे लोग आज भी सर उसी मेंटेलिटी के, उसी मेंटेलिटी के, जिनको आज भी प्रिविलेज्ड पढ़े लिखे जिनको कहा जाता है ना, कॉन्वेंट स्कूल से, और वो उनको वो चीज आज भी उसी तरीके की लगती है। ओके सर, देन थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कट।